अस्सलाम वालेकुम। आई एम सज्जाद हुसैन और एक बार फिर से हाज़िरी हुई। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो मैंने यहाँ पे दो सेल्स ड्रा किए हैं। ये सर्कुलर सेल एनिमल सेल और ये वाला सेल प्लांट सेल है। अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वाल थी, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल इज सेल वाल। प्लांट सेल के अंदर सेल वाल के नीचे सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। अगर एनिमल सेल्स की बात की जाए तो एनिमल सेल्स की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वाल है और सेल वाल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझने के लिए बहुत से मॉडल्स पेश किए गए, लेकिन इन तमाम मॉडल्स में जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल था वो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल था, जो दो बायोलॉजिस्ट ने एस.जे. सिंगर और जे.एल. निकल्सन ने 1972 में इंट्रोड्यूस कराया। तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शन को फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के तहत समझेंगे। अब मैं यहाँ से इस मेम्ब्रेन को काट रहा हूँ। यहाँ से मैंने इस मेम्ब्रेन को काटा यहाँ से, और अभी इसका मैं एक बड़ा डायग्राम शो करने वाला हूँ आपके सामने। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्या कहता है? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की स्टेटमेंट क्या है? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ये कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो फॉस्फोलिपिड लेयर से मिलकर बनती है, और इन दो फॉस्फोलिपिड लेयर में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स तैर रहे होते हैं इरेगुलर मैनर में। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ये कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन is made up of phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer in which protein molecules are embedded
embedded or floating, here and there, like a mosaic manner. तो ये थी फ्लूइड मोजाइक मॉडल की स्टेटमेंट जो 1972 में एस जे सिंगर और जे एल निकोलसन ने पेश की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू फॉस्फोलिपिड bilayer in which protein molecules are embedded तैर रहे होते हैं here and there like a mosaic manner. Mosaic manner means irregular manner, यानी इनकी कोई ख़ास तरतीब नहीं होती है, ख़ास तरतीब नहीं होती. Mosaic manner mean irregular manner. Mosaic manner mean irregular manner. तो ये थी फ्लूइड मोजाइक मॉडल की स्टेटमेंट जो 1972 में एस जे सिंगर और जे एल निकोलसन ने पेश की. अब मैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम शो करने वाला हूँ कि जिसके तहत हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझेंगे. तो लेकिन डायग्राम से पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं और वो कितनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली दो कंपोनेंट से बनती है. मेनली अगर बात की जाए तो नंबर 1 प्रोटीन. प्रोटीन तकरीबन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 60 to 80% होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में 60 to 80% प्रोटीन होती है. सेकंड, अगर तकरीबन 20 to 40% प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में लिपिड पाई जाती है. 20 to 40% प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में 60 to 80% प्रोटीन पाई जाती है एंड 20 to 40% लिपिड पाई जाती है. इसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं. स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट. Small quantity of carbohydrate also present in plasma membrane. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं. नंबर 1 पे प्रोटीन आ जाती है जो कि मोस्ट एबंडेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन 60 to 80%. सेकंड अगर करें तो लिपिड पाई जाती है 20 to 40%. थर्ड वन कार्बोहाइड्रेट्स. मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ये लिपिड जो है ये कौन सी लिपिड की टाइप पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड पाई जाती है. फास्फोलिपिड पाई जाती है. फिर फास्फोलिपिड में फास्फेटिडाइल्कोलिन फास्फोलिपिड पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. और फिर फास्फोलिपिड में फास्फेटिडाइल्कोलिन is present in the structure of plasma membrane.
एक अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम डायमीटर की बात की जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायमीटर क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अबाउट 7 नैनोमीटर 7 नैनोमीटर इन डायमीटर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अबाउट 7 नैनोमीटर इन डायमीटर। एक अंदाजे के मुताबिक अगर 5000 प्लाज्मा मेम्ब्रेन हों और उन 5000 प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो उन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई एक एक किताब के पेज की मोटाई के बराबर होगी। 5000 plasma membranes are stacked on each other then the thickness of these 5000 plasma membrane will be equal to a book page thickness। अगर 5000 प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो उन 5000 प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होगी वो थिकनेस एक किताब के पेज की थिकनेस के बराबर होगी। तो मतलब कि इतनी छोटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी मैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर ड्रा करने वाला हूँ। तो हम ये देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये कंपोनेंट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे, प्रोटीन्स और फास्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, ये कहाँ पे पाए जाते हैं और फिर इन हर एक का फंक्शन भी देखेंगे। तो अभी मैं ये सब कुछ साफ करने वाला हूँ। फ्लूइक मोज़ाइक मॉडल के तहत फ्लूइक मोज़ाइक मॉडल ने ये कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड कई लेयर से बनती है। फास्फोलिपिड कई लेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर। फास्फोलिपिड बाइलेयर ये मैंने यहाँ पे 2 लिपिड के लेयर बनाए हैं। तो ये जो 2 फास्फोलिपिड के लेयर हैं इसे फास्फोलिपिड कई लेयर कहेंगे। फास्फोलिपिड कई लेयर, फास्फोलिपिड
पाई लेयर। अब ये फास्फोलिपिड जो है, फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल दो हिस्सों पर, इसके दो हिस्से होते हैं। नंबर वन हेड एंड सेकंड वन इज टेल। हेड एंड टेल। इसको मैं अलग रंग से शो कर देता हूं। हेड एंड टेल, there are two main parts of phospholipid molecule, head and tail. Head and tail. एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के दो हिस्से होते हैं, एक को हेड कहते हैं, दूसरे को कहते हैं टेल। अब इस फास्फोलिपिड लेयर में प्रोटीन के मॉलिक्यूल मोजाइक मैनर में मौजूद होते हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि हाफ ऑफ द प्रोटीन्स के अंदर धुंसी हुई होती हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि हाफ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होती हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि हाफ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धुंसी हुई होती हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार मौजूद होती है। सम प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द half of plasma membrane or one side to another side of plasma membrane. So what is the name of these proteins? इन प्रोटीन्स का नाम क्या है? इन प्रोटीन्स का नाम है इंट्रिंसिक प्रोटीन। These proteins are called intrinsic proteins. Intrinsic mean in between the plasma membrane. ये वो प्रोटीन्स हैं या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हाफ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धुंसी होती हैं, या फिर मुकम्मल एक साइड से दूसरी साइड तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं। तो ऐसी प्रोटीन्स को इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। These proteins are called intrinsic proteins which are present half of the plasma membrane or expand from one side to another side of plasma membrane. So these type of proteins are called intrinsic proteins. ऐसी प्रोटीन्स को इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, या तो ऐसी प्रोटीन्स जो हाफ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हों, तो ऐसी प्रोटीन्स को इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। दिस प्रोटीन्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन सो दीज आर इंट्रिंसिक प्रोटीन। लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं। कुछ प्रोटीन्स
ऐसी होती हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं, तो ऐसी प्रोटीन्स को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। These proteins are called extrinsic protein which is present on the surface of plasma membrane. तो ऐसी प्रोटीन्स को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन को इंट्रिंसिक प्रोटीन क्यों कहते हैं? इंट्रिंसिक, इन फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड, ये चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनसाइड मौजूद होती हैं, या तो हाफ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड मौजूद होंगे या फिर फुली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड मौजूद होंगी। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड मौजूद होती हैं, इसलिए इन प्रोटीन्स को इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल मौजूद होते हैं, एक्सटर्नल सरफेस पर मौजूद होती हैं, तो इसलिए इसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोटीन भी इन्हें कहते हैं, एक्सटर्नल प्रोटीन भी कहते हैं, एक्सटर्नल प्रोटीन आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल प्रोटीन, एक्सटर्नल प्रोटीन। इसके अलावा कुछ और मॉलिक्यूल्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। नंबर 1 ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन भी मौजूद होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर। This is a glycoprotein. Also, glycolipid also present. Glycolipids are also present in the plasma membrane. In the plasma membrane, glycolipid and glycoproteins are present. This is glycolipid. This is glycolipid molecule. Glycolipid molecule. Glycolipid molecule. And this one is glycoprotein molecule. Glycoprotein. ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल। अब ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या हैं? अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ बाउंडेड है तो ऐसे मॉलिक्यूल को ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, और अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ बाउंडेड है तो ऐसे मॉलिक्यूल को ग्लाइकोल लिपिड मॉलिक्यूल कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लाइको प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी मौजूद होते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो अ lipid molecule. Cholesterol is also a lipid molecule. Cholesterol, this is a cholesterol.
कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 2 फास्फोलिपिड हाई लेयर, 2 लिपिड की लेयर है जिन्हें फास्फोलिपिड हाई लेयर कहते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जिन प्रोटीन्स को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि हाफ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कंप्लीटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धुंसी होती हैं, तो ऐसी मेम्ब्रेन को इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के मॉलिक्यूल भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। तो अब अगर मैं यहाँ से फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को निकाल लूँ फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से इसको काट कर दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को काट लिया और एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल, मैंने पहले भी कहा कि फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। देयर आर 2 मेन पार्ट्स ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। दिस इज अ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल एंड फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल have 2 parts. Phospholipid molecule have 2 parts. फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है और फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के 2 पार्ट्स हैं। ऊपर वाला हेड, दिस वन इज हेड, जो कि फास्फेट का बना होता है। दिस वन इज हेड which is made up of phosphate group. This is a head and head is polar. The head of phospholipid molecule is polar. Polar mean it is hydrophilic. अगर ये पोलर है तो इसका मतलब ये हाइड्रोफिलिक है। फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल का हेड जो होता है वो पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक होता है। एंड हाइड्रोफिलिक। द सेकंड पार्ट इज टेल। दिस इज टेल ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। दिस इज टेल ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ये टेल जो है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की, ये 2 हाइड्रोकार्बन चेन्स होते हैं। ये जो टेल है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की, ये 2 हाइड्रोकार्बन चेन्स होते हैं। ये 2 टेल आपको फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की 2 टेल आपको नज़र आ रही हैं और ये 2 टेल्स हाइड्रोकार्बन चेन्स की बनती हैं। हाइड्रोकार्बन चेन्स, हाइड्रोकार्बन चेन्स, 2 हाइड्रोकार्बन चेन्स। The tail of phospholipid molecule is made up of 2 हाइड्रोकार्बन चेन्स। इसके अलावा the tail of phospholipid molecule is non-polar. The tail of phospholipid molecule is non-polar and hydrophobic. Hydrophobic mean water repellent.
मतलब कि जो फास्फोलिपिड की टेल है वो पानी में सॉल्व नहीं होती, और जो फास्फोलिपिड हेड है वो वाटर को अलो होने देता है। द हेड ऑफ फास्फोलिपिड मोलिक्यूल is polar and hydrophilic. Hydrophilic mean water loving, water loving. Water loving. Hydrophobic mean water repellent. Water repellent. Water repellent. तो दिस इज द फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली दो फास्फोलिपिड लेयर से मिलकर बनती है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि सरफेस पर मौजूद होती है, उन्हें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धुंसी होती हैं, तो ऐसी प्रोटीन को इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। तो इसके अलावा अब इन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स? अगर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात की जाए तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आर द रिसेप्टर साइट्स। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आर द रिसेप्टर साइट्स। ये रिसेप्टर साइट्स होते हैं, रिसेप्टर साइट्स। रिसेप्टर साइट्स यानी ये सेल के अंदर स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। इट विल रिसीव द स्टिमुलाई इन सेल एंड विल इन्फॉर्म द सेल टू रिस्पॉन्स। ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और सेल को रिस्पॉन्स के लिए इन्फॉर्म करते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड भी यही काम करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड रिसीव stimulus and inform the cell to response. And inform the cell for response. अगर इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात की जाए, इंट्रिंसिक प्रोटीन, तो इंट्रिंसिक प्रोटीन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्पफुल होती हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल मतलब इंट्रिंसिक प्रोटीन में से एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा पैसिव ट्रांसपोर्ट, और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। वगैरह। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्पफुल होती हैं। कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये डायरेक्ट ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज O2 एंड CO2 वगैरह, तो ये डायरेक्ट ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। तो ये कुछ सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये डायरेक्ट ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से
डिफ्यूज होते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने साइज या चार्ज की वजह से डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज नहीं हो पाते। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ कैरियर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और उन कैरियर प्रोटीन्स को कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि उन मॉलिक्यूल के एक्सचेंज होने में हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, इसके अलावा वाटर हो गया, वाटर, ग्लूकोज एंड वाटर। तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इन प्रोटीन के रास्ते सेल के अंदर जाते हैं। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, वाटर वगैरह। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा रही होते हैं सेल के अंदर। मतलब ये तो डिफ्यूजन है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट ही के ग्लूकोज जब हम खाना खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर फूड जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होती है, तो अब वो वहाँ से होती हुई ब्लड में आएगी और फिर वही फूड हमारे सेल के अंदर जाती है थ्रू डिफ्यूजन। क्योंकि डिफ्यूजन की तारीफ यही है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू ओवर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो फूड भी डिफ्यूज हो रही होती है थ्रू इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड वाटर इज आल्सो डिफ्यूज्ड थ्रू इंट्रिंसिक प्रोटीन। कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा रही होती हैं। वो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही इंट्रिंसिक प्रोटीन से ग्लूकोज की भी ट्रांसपोर्ट हो और वाटर की भी ट्रांसपोर्ट हो, तो ऐसा नहीं होता। हर मॉलिक्यूल के लिए एक अलग इंट्रिंसिक प्रोटीन होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोटीन ग्लूकोज को की ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल है, दिस इंट्रिंसिक प्रोटीन, अगर ये इंट्रिंसिक प्रोटीन ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल है, तो फिर वाटर के लिए अपनी इंट्रिंसिक प्रोटीन होगी जो कि वाटर को डिफ्यूज कराएगी। तो एक ही इंट्रिंसिक प्रोटीन किसी दो मॉलिक्यूल को डिफ्यूज नहीं कर सकती, बल्कि हर मॉलिक्यूल के लिए एक अलग इंट्रिंसिक प्रोटीन होगी जो कि उन मॉलिक्यूल को डिफ्यूज कराएगी। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा रही होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन कि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ये डेफिनेशन है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो जब मॉलिक्यूल लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो वहां पे एनर्जी की ज़रूरत होगी। मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ नर्व इम्पल्स के दौरान। ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स कुछ प्रोटीन्स होती हैं न्यूरॉन सेल्स में। ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स some proteins are present in neuron cells, in the membrane of neuron cell. Some proteins are present in neuron cell membrane.
कुछ प्रोटीन्स होती हैं न्यूरॉन सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कि क्लोज होती हैं, न्यूरॉन सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं जो कि क्लोज होती हैं। अब जब इनसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, मैंने जैसे कि एग्जांपल दी कि नर्व इम्पल्स के दौरान सोडियम और पोटाशियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। नर्व इम्पल्स के दौरान सोडियम और पोटाशियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराने के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। These are the intrinsic protein. This is intrinsic protein. This one is intrinsic protein which are present in the neuron cell membrane. अब जैसे ही इसको एटीपी मिलेगी, एटीपी, तो ये फौरन ओपन हो जाएगी। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन ओपन हो जाएंगे और सोडियम और पोटाशियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी थ्रू दिस प्रोटीन। तो इसी प्रोटीन से कैल्शियम, सोडियम और पोटाशियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी इस इंट्रिंसिक प्रोटीन से। मैं न्यूरॉन सेल की बात कर रहा हूँ। नर्व इम्पल्स के दौरान सोडियम एंड पोटाशियम, तो नर्व इम्पल्स के दौरान सोडियम और पोटाशियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है थ्रू दिस प्रोटीन। अब जैसे ही इस प्रोटीन को एटीपी मिलेगी तो ये प्रोटीन फौरन ओपन हो जाएगी। तो ये प्रोटीन फौरन ओपन होगी। फौरन ये प्रोटीन ओपन हो जाएंगे और सोडियम और पोटाशियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। एंड सोडियम और पोटाशियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये चैनल ओपन कैसे होते हैं मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि हाउ दिस चैनल गेट ओपन। तो ये प्रोटीन्स ओपन हो जाएंगे जैसे ही एटीपी मिलेगी इंट्रिंसिक प्रोटीन को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। तो ये प्रोटीन्स ओपन होंगी और सोडियम और पोटाशियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। प्लस। तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन का फंक्शन था कि इंट्रिंसिक प्रोटीन से या तो डिफ्यूजन हो रही होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इंट्रिंसिक प्रोटीन ही करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी नर्व इम्पल्स के दौरान जब सोडियम और पोटाशियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है तो कैसे ये प्रोटीन्स ओपन होती हैं थ्रू एटीपी और फिर सोडियम और पोटाशियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर थी जो कि मैंने आपके सामने पेश की। और अभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन पर बात करेंगे कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को बयान करने के लिए मुझे ये सारा जो है साफ करना पड़ेगा और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन पर बात करते हैं। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात की जाए तो नंबर 1 कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन provide the cell provide shape। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल को शेप देती है। जैसे ये एक एनिमल सेल है और इसकी एक अपनी खास शेप है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ से हटा लिया जाए तो इस सेल की कोई खास शेप नहीं होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि एक सेल को शेप देती है और इसके अलावा ये सेल को सपोर्ट भी देती है, जो कि साइटोप्लाज्म इसके अंदर मौजूद है। तो साइटोप्लाज्म को एक सपोर्ट की ज़रूरत है और वो सपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही फराहम कर रही होती है सेल को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द सेल। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर भी कहते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर आल्सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर। इसका क्या मतलब है? सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर, सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर। सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर से मुराद है कि वो चीज़ के जिस चीज़ की सेल को ज़रूरत नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको सेल के अंदर दाखिल नहीं होने देती और वो चीज़ें जिनकी सेल को ज़रूरत होती है उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दाखिल होने देती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अगर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन, इफ द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन inside the cell is higher, then the further entry of glucose will be prevented। अगर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाउ सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर। सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर से मुराद की एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर सेल के अंदर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो फर्दर एंट्री ऑफ ग्लूकोज स्टॉप हो जाएगी थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन आल्सो हेल्प इन एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मीन ईटिंग फिनोमिना। तो ये सेल के ईटिंग फिनोमिना में भी हेल्पफुल होती है एंडोसाइटोसिस के दौरान। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो गिव हेल्प इन मेंटेनिंग ऑफ होम्योस्टेसिस, सेल होम्योस्टेसिस। सेल होम्योस्टेसिस भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से मेंटेन होता है। रेगुलरली चीज़ें सेल के अंदर जा रही होती हैं,
फिर सेल से सिक्रीट हो रही होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड। अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में सेल के अंदर मौजूद हों तो सेल जो है मर सकता है। और इसके अलावा जिन चीज़ों की जितनी मिकदार में सेल को ज़रूरत होती है उतनी ही मिकदार में प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन चीज़ों को अंदर होने के लिए अलो होने देती है। तो एक सेल का होम्योस्टेसिस कायम करना होता है, और उस होम्योस्टेसिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, कि सेल का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्पफुल है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड इम्यूनिटी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्यूनिटी में भी हेल्पफुल है। इम्यूनिटी में कैसे? जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड वगैरह, ये जैसे भी हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई बैक्टीरिया वगैरह आएगा, तो ये फॉरेन स्टिमुलस को रिसीव करेंगे कि कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आ गया है, और फिर ये फॉरेन सेल को इन्फॉर्म करेंगे कि उसको रिस्पॉन्स दें। तो इसका मतलब कि सेल मेम्ब्रेन का रोल इम्यूनिटी के अंदर भी है। आल्सो सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड इम्यूनिटी। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन साइटोसिस में हेल्पफुल है। साइटोसिस आल्सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिव हेल्प इन साइटोसिस। Number 7, cell membrane is semi-permeable. Semi-permeable. Semi-permeable means, semi mean half. Semi mean half. Permeable mean permeable. इसका मतलब कि सेल मेम्ब्रेन हाफ परमेबल है। सेल मेम्ब्रेन हाफ परमेबल क्यों है? सेल मेम्ब्रेन हाफ परमेबल है मतलब कि वो चीज़ें जो कि सेल के लिए नुकसान का बायस हो, तो उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटर नहीं होने देती। ऐसी चीज़ें जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए यूज़फुल हों, तो ऐसी चीज़ों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटर होने देती है। तो इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये हाफ परमेबल मेम्ब्रेन है। So this is the structure of plasma membrane and these are the function of plasma membrane। तो इसी के साथ ही आज का हमारा टॉपिक ख़त्म, और फिर इंशाल्लाह कल अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इसी के साथ मुझे अभी इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।